जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी संधि पढ़ रहे हैं। हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को पढ़ लिया है। आज हम सभी विसर्ग संधि की शुरुआत करेंगे। तो विसर्ग संधि क्या होती है? जब विसर्ग के साथ विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो तो उससे उत्पन्न विकार को हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे पहले हम विसर्ग संधि की परिभाषा लिखने वाले हैं। तो विसर्ग संधि हेडिंग है, यहाँ पर आप लिख लीजिए परिभाषा। परिभाषा क्या होगी कि विसर्ग के साथ विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे ये तो हमारी परिभाषा हो गई, फिर भी कैसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या होगा? विसर्ग होगा। धन की पहली तरफ विसर्ग होगा, दूसरी तरफ क्या होगा? दूसरी तरफ स्वर या फिर व्यंजन होगा। क्या होगा? स्वर होगा या फिर व्यंजन होगा। तो परिवर्तन कहाँ पर होगा? परिवर्तन हमेशा आप ध्यान दीजिएगा इसी विसर्ग में होगा। कहाँ पर होगा? जो परिवर्तन होगा, जो भी इस विसर्ग में होगा, उसके बाद जो भी शब्द बनेगा वही हमारा विसर्ग संधि कहलाएगी, यानी वह शब्द विसर्ग संधि का होगा। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसको ऐसे ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा ताकि आपको यह समझने में आसानी रहे। इसमें भी हम व्यंजन संधि की तरह एक एक रूल करके पढ़ेंगे, एक एक नियम पढ़ेंगे। तो आप सभी यहाँ पर पहला नियम डाल सकते हैं। पहला क्या होगा कि यदि विसर्ग के बाद यदि जैसे यहाँ होगा शब्द, यदि इसके बाद जो दूसरा वाला शब्द शुरू होगा, यदि विसर्ग के बाद चा छा शा कौन सा? तालव्य सा हो तो विसर्ग के पश्चात, यानी इसके पश्चात, तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा। कौन सा सा होगा यह देखना रहेगा। विसर्ग के बाद तालव्य सा हो जाएगा। अभी आपको ना समझ में आया होगा, लेकिन इसी रूल को लिखेंगे, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से जब हम समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हम रूल को लिखते हैं। पहला नियम है क्या? यदि विसर्ग के बाद साथ दीजिएगा, आप सभी क्लास में बने रहिएगा। क्लास को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। पहला रूल है, यदि विसर्ग के बाद चा छा शा हो तो, अब देखना है विसर्ग के बाद हमारा
जब दूसरा शब्द शुरू होगा, चा हो, छा हो या फिर सा हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या, विसर्ग के स्थान पर हमें शा कर देना होता है या सा हो जाता है। सा कर, विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है या कर देना होता है, आप लिख सकते हैं, कर देना होता है। तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला सा यानी तालव्य सा हो जाएगा, लेकिन उस सा के नीचे हलंत है, यह ध्यान देना है। अब ये हमारा पहला रूल है। इस रूल को हम उदाहरण के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। जैसे कह धन, उदाहरण है कह धन चित, क्या हुआ, कह धन चित, कह धन चित। यहां पर बोला गया था परिभाषा में, पहले रूल में, पहले नियम में, विसर्ग के बाद, ये देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, चा छा सा इन तीनों में से कोई आना चाहिए था। यहां पर आया है चा, तो विसर्ग के स्थान पर, यानी जो विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पर हमें क्या करना है, इस तालव्य सा को कर देना है। तो हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये विसर्ग के स्थान पे सा कर दिए और आगे चित लिखा हुआ है, उसी प्रकार हम लिख दिए, तो हमारा शब्द बन गया कश्चित। क्या बन गया, कश्चित शब्द बन जाता है। फिलहाल ये अभी एक ही उदाहरण है, अभी 2-3 और उदाहरण देखेंगे तब पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे हरि धन चंद्र, क्या हुआ, हरि धन चंद्र। यहां पर क्या है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद चा छा शा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, चा छा सा आना चाहिए। तो विसर्ग के बाद चा आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस विसर्ग के स्थान पर सा कर देंगे, कौन सा, इस तालव्य सा को। तो पहले तो हम हरि को उसी प्रकार लिख लिए, इस विसर्ग के स्थान पर सा लिख दिए और आगे चंद्र है तो चंद्र को हम इसी प्रकार लिख लिए। तो हमारा जो शब्द बन गया वह बन गया हरिश्चंद्र। क्या बन गया, हरिश्चंद्र शब्द बन जाता है। आगे देखते हैं, अगला उदाहरण है निधन छल। क्या है, निधन छल। यहां पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद चा छा सा आना चाहिए, यहाँ पर छा आया है इस बार, तो इस विसर्ग के स्थान पे सा कर देना है। तो हमारा विसर्ग के स्थान पे सा कर दिए, नी को वैसे ही लिखा है, विसर्ग के स्थान पे सा कर दिए और आगे छल लिखा है, तो हम छल को उसी प्रकार लिख देंगे। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। हमारा शब्द क्या बना, निश्छल शब्द बन जाता है। क्या बन गया, निश्छल शब्द बन जाता है। ये हमारा पहला रूल था। अब हम आगे देखेंगे दूसरा रूल। अगला रूल क्या है, यदि विसर्ग के बाद ता था सा क्या होगा,
ता था सा होगा, तो विसर्ग के स्थान पर सा होगा, लेकिन कौन सा सा होगा यही देखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, रूल को लिखने वाले हैं, फिर उसके बाद आप सभी जानते हैं उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। दूसरा रूल है, यदि विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद ता था सा हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। वो हमारा पहला रूल था। चा छा सा आता था तब तालव्य सा होता था, लेकिन यहाँ पर ता था सा यानी दंती सा है, तो वो देखा जाए तो तालव्य वर्ण ही थे, ये दंती वर्ण है, दंती वर्ग का है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, दंती वाला सा हो जाएगा। जैसे अब हम क्या करेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे निधन तार, क्या है, निधन तार, निधन तार, यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद ता था सा, ता था सा में से कोई होना चाहिए, ये यहाँ पर क्या है, ता है, तो इस विसर्ग का हम क्या करेंगे, सा में करेंगे, कौन से सा, दंती सा में, तो नी को उसी प्रकार लिख लिए, आगे इस विसर्ग का सा करेंगे, सा लिख दिए, आगे तार लिखा हुआ है, तार लिख दिए, तो हमारा संधि करने पर शब्द बन गया निस्तार। क्या बना, निस्तार बन गया। आगे देखते हैं, जैसे नमः है, धन, आगे क्या करते हैं, ते कर देते हैं, क्या, ते। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं विसर्ग के बाद ता था सा होना चाहिए, ता आया है और विसर्ग के स्थान पे हमें सा करना है, आगे सेम जैसे लिखा है नम, विसर्ग के स्थान पर सा और ते लिखा है, ते लिख दिए, तो हमारा संधि करने पर शब्द क्या बन गया, नमस्ते शब्द बन जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी हम एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे निधन स्वार्थ, निधन स्वार्थ, निधन स्वार्थ, यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद ता था सा आना चाहिए, यहाँ पर इस बार सा आया है, तो इस विसर्ग का भी हम सा करेंगे। नी को वैसे ही लिख देते हैं, जैसे ये हो गया नी, विसर्ग के स्थान पे सा लिखना है, सा लिख दिए, आगे स्वार्थ लिखा है, स्वार्थ को हम उसी प्रकार लिख देंगे, तो हमारा संधि करने पर शब्द क्या बना, निस्वार्थ, क्या बना, निस्वार्थ शब्द बन जाता है। ये हमारा दूसरा रूल हो गया। फिर एक और देख लेते हैं, जैसे एक उदाहरण, नमः मनः है, मनः धन ताप, मनः धन ताप, विसर्ग है, विसर्ग के बाद ता था सा आना चाहिए, ता आया है, विसर्ग के स्थान पे सा करना है, आगे मनः लिखा है, तो विसर्ग हटा के मन लिख देंगे, मन हो गया, विसर्ग के स्थान पे हम सा कर दिए, आगे ताप लिखा है, ताप को हम उसी प्रकार लिख दिए, तो हो गया मनस्ताप। क्या हुआ, मनस्ताप। ये हमारा विसर्ग संधि का दूसरा रूल हो गया। अब हम अगला रूल देखते हैं। जैसे अगला रूल क्या कर रहा है, हमें यह देखना है। अगला रूल है कि यदि विसर्ग के पहले, अब क्या देखना है कि यहाँ पर देखना था क्या, विसर्ग के
बाद देखते थे। अब जैसे ये विसर्ग है, अब विसर्ग के पहले हमें देखना है, यानी जो विसर्ग के पहले वर्ण होगा उस वर्ण में कोई ना कोई मात्रा लगी रहती है, क्योंकि कोई भी व्यंजन वर्ण होता है बिना स्वर की सहायता से नहीं होता, नहीं बोला जाता। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे माँ है, अगला रूल हम बताना चाह रहे थे, बता रहे हैं। जैसे यहाँ माँ है, माँ में क्या है, आ है, लेकिन यहाँ पे ना है, ना में क्या है, छोटी ई है, ई की मात्रा। तो यही अगला रूल है कि विसर्ग के पहले, यानी विसर्ग के पहले जो भी मात्रा लगी होगी, यदि विसर्ग के पहले ई या ई यानी छोटी ई हो या बड़ी ई हो, और विसर्ग के बाद क्या, और विसर्ग के बाद रा हो, क्या हो, विसर्ग के बाद रा हो, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो मात्रा लगी होगी वह दीर्घ मात्रा लग जाएगी। हो सकता है आपको ना समझ में आया हो। पहले परिभाषा को लिखता हूँ, फिर उसके बाद उदाहरण के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, और मुझे उम्मीद है अगर आप क्लास में बने रहेंगे तो 100% आपको समझ में ही आ जाएगा। तो अगला रूल 3 नंबर डाल के लिखते हैं, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले ई या ई हो, और विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद रा हो, क्या ध्यान देना है, विसर्ग के बाद, जैसे विसर्ग के बाद यहाँ ता आया है, कुछ ता था दा ता पा कुछ भी आया है, तो यहाँ पर ध्यान देना है विसर्ग के बाद केवल और केवल रा ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विसर्ग के बाद रा हो, विसर्ग के बाद रा लिख लेते हैं, हो, आगे यहाँ लिखते हैं तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, और यहाँ ऊ भी लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ ऊ भी होगा, क्योंकि ई चाहे ह्रस्व होगी, मतलब छोटी ई होगी चाहे बड़ी होगा। तो और ये जो मात्राएं हैं ई या ऊ, इसका दीर्घ हो जाएगा, और ई या ऊ का दीर्घ, ई या ऊ का दीर्घ हो जाता है, आप क्लास में बने रहिएगा। क्या था यहाँ पे, हमने थोड़ी सी गलती से दोनों ई लिख दिया था। यहाँ क्या होगा, एक ई होगा एक ऊ होगा। जब ये ई और ऊ है, यहाँ पर देख ले रहे हैं, ह्रस्व है यानी छोटी ई है। अगर विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद रा हो, तो हमें करना क्या है, उस विसर्ग का लोप कर देना, यानी विसर्ग हटा देना है। और जो ये मात्राएं लगी होंगी छोटी ई की या छोटी ऊ के, इसको हमें दीर्घ कर देना है, यानी छोटी ई की जगह बड़ी लगा देना है। अगर छोटा ऊ होगा तो हमें वहाँ बड़ा ऊ की मात्रा लगा देना है। बस इतना ही करना है इस रूल में। अब हम क्या करते हैं कि जब उदाहरण देखते हैं तब आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। जैसे ये दा है, दु धन राज, क्या है, दो धन राज। विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, तो यहाँ पर ऊ नजर आ रहा है आपको, ऊ, और विसर्ग के बाद रा होना चाहिए, रा है। तो क्या होगा, विसर्ग का हमें लोप कर देना है, यानी विसर्ग हटा देना है, और इस जो ई या ऊ होगा उसकी मात्रा को दीर्घ कर देना है। तो छोटा ऊ था, बड़ा ऊ लगा दिए, विसर्ग हटा देंगे, कुछ नहीं करना है, आगे ठीक वैसे ही लिख लेना है। तो क्या हो गया, दुराज, क्या बना, दुराज शब्द बन जाएगा।
जैसे अगला देखते हैं, नि धन रस। विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, विसर्ग के बाद रा हो, तो विसर्ग का लोप कर देंगे, यानी विसर्ग को हम हटा देंगे और ई या ऊ को दीर्घ कर देंगे। यहाँ पर छोटी ई है तो इसी को बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। तो ना लिखें, ना पे छोटी ई की थी, अब इस बार हम दीर्घ करेंगे तो बड़ी ई हो जाएगा। आगे ठीक उसी प्रकार हम लिख देंगे। तो हमारा शब्द क्या बन गया, नीरस शब्द बन जाता है। क्या बना, नीरस शब्द बन जाता है। अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे निधन रोग। क्या है, निधन रोग। विसर्ग के पहले आप सभी देख रहे हैं ई या ऊ होना चाहिए, तो ई है, विसर्ग के बाद रा है, इस विसर्ग को हम हटा देंगे यानी लोप कर देंगे और इस ई का हम दीर्घ कर देंगे। तो ई का हम दीर्घ कर दिए, आगे उस ठीक उसी प्रकार लिख देंगे। तो हमारा शब्द बन गया निरोग। क्या बना, निरोग शब्द बन जाता है। यह हमारा विसर्ग संधि का देखें तो धीरे धीरे करके हमने 3 रूल को पढ़ लिया है। अगला रूल हम अब और पढ़ेंगे विसर्ग संधि का ही। कल हमारा विसर्ग संधि समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही आसान तरीके से संधि को समाप्त कर रहे हैं और ये इतना पढ़ाया गया है आपको कि आप किसी भी पेपर में करेंगे तो आपसे संधि बनने लगेगी, बन जाएगी पूर्ण रूप से। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि का चौथा रूल। क्या पढ़ने वाले हैं, चौथा रूल पढ़ेंगे। चौथा रूल क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले क्या, यदि विसर्ग से पहले ई ऊ हो, यानी ई ऊ स्वर ही होगा, और विसर्ग के बाद में क्या, विसर्ग के पहले ई ऊ हो और विसर्ग के बाद में का, खा, टा, ठा, पा, फा। क्या, विसर्ग के बाद में क्या आना चाहिए, का, खा, टा, ठा, पा, फा आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, उस विसर्ग के स्थान पे, परिवर्तन विसर्ग में होना है, तो उस विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे, मूर्धन्य सा कर देना है। क्या करना है, मूर्धन्य सा। आपने वर्णमाला पढ़ा है, तो वर्णमाला में आप जानते हैं आपको सभी चीज़ बताई गई है। तो पहले हम इस रूल को लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। क्या है, यदि यदि विसर्ग से पहले यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले ई ऊ हो, यानी स्वर ही है तो स्वर ही लिख लेते हैं, ई ऊ स्वर हो, और विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद का, खा, टा, ठा, का, खा, टा, ठा, पा, फा हो। क्या हो, पा, फा, पा, फा हो। तो विसर्ग के स्थान पर, तो
विसर्ग के स्थान पर ये क्या है, मूर्धन्य सा है। कौन सा है, मूर्धन्य सा। तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है, हो जाता है। क्या हो जाता है, मूर्धन्य सा हो जाता है। यह हमारा रूल हो गया विसर्ग संधि का चौथा रूल। अब हम सभी क्या करने वाले हैं, इसका एक एक उदाहरण करके हम समझते हैं। तो उम्मीद है आप क्लास में बने रहिए, पूरा समझने का प्रयास कीजिए, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो अब हम उदाहरण देखते हैं, जैसे निधन कपट, निधन कपट। क्या हुआ, निधन कपट। रूल क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, तो यहाँ पर देख रहे हैं विसर्ग के पहले ई है और विसर्ग के बाद काखा, टाठा, पाफा हो। तो विसर्ग के बाद का है, तो हमें करना क्या है, इस विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा कर देना है। तो ठीक उसी प्रकार नी लिख लिए, विसर्ग के स्थान पर हमने मूर्धन्य सा अधूरा लिख लिया, अधूरे के लिए हलंत लगा देंगे। आगे कपट लिखा है, कपट लिखेंगे, लेकिन पूरा ना लिख के हम इस प्रकार से अधूरा लिखते हैं, नी। आगे कपट है, कपट उसी प्रकार लिख लिए। तो हमारा जो संधि करने पर शब्द बना, निष्कपट शब्द बन जाता है। क्या, निष्कपट शब्द बन जाता है। अगला देखते हैं, दुह धन कर्म, दुह धन कर्म। यहाँ पर देख रहे हैं विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, तो यहाँ पर ऊ आया है। विसर्ग के बाद काखा, टाठा, पाफा में से कोई वर्ण होना चाहिए, का आया है। तो हमें इसी विसर्ग के स्थान पर केवल चेंज करना है। तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा कर दिए, बाकी कर्म लिखा हुआ है, तो कर्म को हम उसी प्रकार लिख देंगे। तो हमारा जो शब्द बना, क्या बना, दुष्कर्म शब्द बन जाता है। क्या बना, दुष्कर्म शब्द बन जाता है। अगला देखते हैं, मिह धन थान, मिह धन थान। क्या है, विसर्ग के पहले ई है, विसर्ग के पहले ई या ऊ हो तो ई है, उसके बाद काखा, टाठा, पाफा, इन वर्णों में से कोई होना चाहिए। तो यहाँ पर इस बार ठा आया है। क्या आया है, ठा आया है। तो हमें करना क्या है, इस विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा कर देना है, बाकी सेम वैसे ही लिख देना है। तो मी है, तो पहले हम मी को लिख दिए। अब विसर्ग आया है, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा कर दिए। आगे ठान लिखा हुआ है, ठान हम उसी प्रकार लिख दिए। तो हमारा शब्द क्या बन गया, मिष्ठान। क्या बना, मिष्ठान शब्द बन जाता है। तो हमने का, खा, टा, ठा, पा, फा, बस इतना ही देखना है विसर्ग के बाद, और विसर्ग के पहले ई या ऊ होना चाहिए। तो अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे दूधन कर, दुह धन कर। क्या है, दो धन कर। विसर्ग के पहले ई या ऊ हो तो ऊ है, आगे काखा, टाठा, पाफा होना चाहिए, तो क्या है, का है। तो इस विसर्ग के स्थान पे सा करना है। दू लिखा हुआ है, हमने भी लिख दिया। इस विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा कर दिया। आगे कर लिखा है, हमने भी कर लिख दिया। तो हमारा शब्द क्या बन गया, दुष्कर शब्द बनकर आ गया। तो ये हमारा हो गया विसर्ग संधि का चौथा रूल। एक और देख लीजिएगा, जैसे ये क्या है, दु, दुह धन प्रभाव। क्या है, दुह धन प्रभाव। इस बार प्रा, यहाँ पर रा लगा,
ना समझिएगा, प्रा, पहले पा उच्चारण हो रहा है। क्या? पहले पा उच्चारण हो रहा है। विसर्ग है, विसर्ग पहले ई या ऊ होना चाहिए, तो ऊ है। विसर्ग के बाद का खा, टा ठा, पा फा में से कोई आना चाहिए, तो पा आया है। तो विसर्ग के स्थान पर हमें चेंज करना है, तो दो को उसी प्रकार लिख लिए। आगे विसर्ग के स्थान पे सा करना है, तो हमने ये कर दिया। आगे प्रभाव लिखा है, हमने भी प्रभाव को उसी प्रकार लिख दिया। तो हमारा जो संधि करने पर शब्द बन गया, दुष्प्रभाव शब्द बनकर आ गया। क्या बन गया? दुष्प्रभाव शब्द बनकर आ गया। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। क्लास आधे घंटे की हो चुकी है। हम अब विसर्ग संधि का अगला पार्ट कल करेंगे, और कल हमारा विसर्ग संधि समाप्त हो जाएगा। कल यानी मंडे को विसर्ग संधि समाप्त हो जाएगा। और एसएससी जीडी वालों के लिए या यूपी पुलिस वालों के लिए क्या है, यहाँ से पर पहले भी पढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ से प्लेलिस्ट बनी हुई पढ़ लीजिएगा, या फिर ये जो पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर्याप्त होगा। लेकिन एक प्रैक्टिस सेट जैसे अभी तक चल रहा था इसके पहले, तो उम्मीद है कि अगर आप लोग साथ दें तो मैं सुबह टाइम में करीब लगभग 30 क्वेश्चन का ही एक प्रैक्टिस सेट चालू कर देता हूँ, ताकि वहाँ से यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है, एसएससी जीडी की जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए भी सही होगा। और यहाँ सीटेट की चलती है। ये हम संधि करने के बाद एक क्लास में उपसर्ग और थोड़ा सा दूसरी क्लास में प्रत्यय को समाप्त कर लेंगे। तो उम्मीद है आप क्लास में आएंगे, अधिक से अधिक आप अपना प्यार और सहयोग देंगे। बस ये है कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिए, धीरे धीरे लोगों को जोड़ते भी रहिए। बस आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में आने के लिए, बने रहने के लिए लास्ट तक बहुत बहुत धन्यवाद।